नमस्कार, मैं साक्षी साहनी बहुत स्वागत करती हूं आपका आईपा में। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। ये एक ऐसा मंच है जो सामाजिक मुद्दों की बात करता है, समाज को उद्धानता की तरफ ले जाने का मार्ग दिखाता है। इन्हीं विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ अदिति जी मौजूद हैं, जो लेखिका हैं। बहुत स्वागत है मैम आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये मंच देने के लिए। सबसे पहला प्रश्न मैम मेरा ये है, क्योंकि हम समाज उद्धान की बात करते हैं, क्या हम प्रगतिशीलता कैसे समाज में ला सकते हैं? क्योंकि हम देखते हैं मैम, समाज में बहुत सारी ऐसी बुराइयां हैं जिनको अभी तक जो है हम कम नहीं कर पाए। हम कैसे प्रोग्रेसिवनेस जो है सोसाइटी में ला सकते हैं? देखिए, प्रगति बहुत ही गंभीर शब्द है। प्रगति का मतलब हुआ प्रोग्रेस, मूवमेंट टुवर्ड्स बेटरमेंट। तो किसी भी समाज का बेहतरी की तरफ जो मूवमेंट होगा उसी को हम प्रगति कह सकते हैं। साहित्य में हम प्रोग्रेसिव वर्ड को प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट के रूप में जानते हैं। तो प्रगति तो मेरे हिसाब से प्रगति ऐसे ही नहीं होती है, वैक्यूम में नहीं हो सकती है। प्रगति सोच से शुरू होती है। तो ये बहुत ही गंभीर सवाल है और इसका एक जवाब नहीं है। मेरे ख्याल से तो हमें सबसे जो कोर रूप है, जो सबका सबसे महत्वपूर्ण रूप है, वो है दिमाग की प्रगति। तो हमारे आसपास सोसाइटी की प्रगति, हमारे पॉलिटिक्स की प्रगति, ये सब दिमाग के, हमारी सोच की प्रगति के बिना नहीं हो सकती है। तो उसमें हमें अपने आसपास, अपने घर में, अपने परिवार में झांक के देखना होगा कि हम क्या क्या अपने परिवार में देख रहे हैं जिसमें हमें प्रगति, क्या हमारा आज से 5 साल पहले के हालात हमारे घर के अंदर की सोच के क्या आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारी खुद की सोच के क्या हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। एक सवाल मैम, प्रगति और सोसाइटी को अगर हम कोरिलेट करें तो कह सकते हैं कि एक पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा इस पे इम्पैक्ट रहता है, क्योंकि जो हमारे लीडर्स जो है रोल मॉडल करते हैं उसी के हम जो है आगे अपना प्रोसीजर रेडी करते हैं। अगर पॉलिटिक्स के लिहाज में ही बात करें, जहाँ पार्टियां विकास की बात करती हैं, अगर सामाजिक विकास की बात करें, क्योंकि सामाजिक विकास का भी कहीं ना कहीं विभाग जो है सरकार के पास है, उसके लिए सरकार को किस तरीके से आपके मायनों में काम करना चाहिए? हम जनतंत्र में रहते हैं तो सरकार हम चुनते हैं। एक तरह से सरकार जो है वो हमारी सोच को रिफ्लेक्ट करती है। तो फिर मैं वही बात दोहराऊंगी कि इसकी बात हर कोई करता है कि सरकार को कैसे प्रगति करनी चाहिए। हमें देखना होगा कि हम सरकार से सही सवाल पूछ रहे हैं या नहीं पूछ रहे हैं। तो वो सवाल, समस्या ये है कि हम प्रगति समझते हैं लेकिन हम प्रगति से जुड़े हुए सवाल पूछते भी नहीं हैं। वोट करने से पहले, अपने नेताओं को चुनने से पहले हम प्रगति पे उतना ध्यान नहीं देते हैं। तो हमें ये सोचना होगा, और ये बहुत लंबा इसका जवाब हो सकता है। मैं छोटे रूप में कहूँ तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। हम जैसे हम लोग भावनात्मक चीज़ों में बह जाते हैं। हम एजुकेशन के बारे में नहीं सवाल पूछ रहे हैं। हम छोटी सी चीजें, हमारा कूड़ा उठता है या नहीं उठता है, इस पे हमारा दिल इस पे नहीं दहलता है कि हम लाइनों में लगे लगे लोगों को स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। तो हमारी भावना इससे नहीं हिलती है और हमारी भावनाएं बहुत दूसरे सवालों से हिल जाती है। तो ये हमको वोटर्स की तरह इस चीज को समझना होगा और हमें अपने नेताओं से कठिन सवाल पूछने होंगे। कठिन और साफ, स्पष्ट शब्दों में सवाल पूछने होंगे और स्पष्ट उत्तरों की उम्मीद करनी होगी। अब बिल्कुल, कहीं ना कहीं मैम स्पष्टता तभी आएगी जब आप जागरूक होंगे। इसकी 2 मुख्य तौर पे कहीं ना कहीं वजह हम देख सकते हैं। पहली तो जागरूकता की कमी, और दूसरी जो है डर का भाव। एक डर का भाव कि अब अगर आप अधिकारी से उसके विभाग के बारे में प्रश्न पूछेंगे तो कहीं वो नाराज ना हो जाए, आपकी लाइजनिंग खराब ना हो जाए। क्या ये भी एक वजह मुख्य तौर पे आप कह सकते हैं मैम? किस चीज की वजह? डर की और सवाल ना पूछने की, विकास को लेकर, प्रगतिशीलता के प्रश्नों को लेकर। बिल्कुल, लेकिन डर जो लोग हैं उन्हें अपने नेताओं से सवाल पूछने में डर नहीं होना चाहिए। जो उस आम जनता को, जो उस सिस्टम में काम कर रहे हैं उनको जरूर हो सकता है, लेकिन हमें क्यों डर होगा? मैं अगर लेखिका हूं तो मुझे क्यों डर होना चाहिए कुछ लिखने से पहले? आपको क्यों डर होना चाहिए? मीडिया को क्यों डरना चाहिए? जिनका ये तो हमारा काम है, हम सबका काम है। तो मैं आपके वो डर की मैं समझ सकती हूँ उन लोगों से जो उसी तंत्र में काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो बड़ा तंत्र है जिसमें हम सब हैं, हमें डरने का कोई वो नहीं बनता है हमारी। तो ये इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी।
बिल्कुल मैम, जो जनता जो है सरकार बनाती है, जो जनता किसी को ये हक देती है कि वो उनको 5 साल तक रूल करे, तो उन्हें किसी भी चीज का जो है डर का भाव नहीं होना चाहिए। एक सवाल मैम, ये तो हमने राजनीति की बात कर ली, विभागों की बात कर ली, अधिकारियों की बात कर ली, अगर समाज की ही हम बात करें, जो समाज ही समाज का दुश्मन हम देखते हैं आज के दौर में, महिला होने के नाते मैम आपसे एक जिस तरीके का सवाल मैं पूछने जा रही हूँ कि एक महिला को यूं तो बहुत से चरमों से जो है गुजरना पड़ता है, कभी घर के तो कभी प्रोफेशनली, ऐसे ही किसी से आप भी गुजरी होंगी, अगर आप हमसे साझा करें, कोई सोसाइटी ने अगर आपको रोकने की कोशिश करी हो? मैं इस चीज़ को लेकर मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मेरी जो मेरा परिवार है उसका मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है, और सिर्फ कहने की बात नहीं है, सच में रहा है। लेकिन मेरी कहानी अलग हो सकती है, लेकिन मैं अपने आसपास देखती हूँ और ये बात समझती हूँ कि महिलाओं को बहुत बहुत सारी दिक्कतों से गुजरना पड़ता है। बिल्कुल। तो बस यही मेरा मतलब, ऐसा मैं कुछ वो नहीं करना चाहती हूँ। मैं अपने आपको बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ। एक सवाल में मेरा ये है कि समाज में जो महिला उत्पीड़न का सामना करती हैं, बलात्कार का सामना करती हैं, यौन उत्पीड़न का सामना करती हैं, उन महिलाओं को प्रशासन द्वारा तो मदद दी जाती है, लेकिन जो समाज है जो उनका बहिष्कार कर देता है, उस समाज के लिए क्या कहना चाहेंगी? देखिए, ये सारी चीज़ें घूम फिर के प्रगति की तरफ जा सकती हैं। जो इंसान का इतिहास रहा है वो हमेशा से, उसको एक कॉन्सेप्ट है बार्बरिज्म वर्सेस सिविलाइजेशन, कि हम सब बर्बरता से सभ्यता की ओर बढ़े हैं, चाहे वो कितनी पुरानी सदी से, हमेशा से। कि पहले सभ्यता का मतलब था, जैसे हम मोहनजोदाड़ो हड़प्पा सभ्यता, उस शब्द को भी हम सभ्यता कहते हैं। शहरों में रहना सभ्यता था, हम जंगलों से शहरों में रहना शुरू करा, तो हम सबको सभ्यता की तरफ बढ़ना था। अभी हम सभ्यता का एक और मतलब समझते हैं, हम जानते हैं कि एक सभ्य समाज क्या होना चाहिए। तो अगर हम इस चीज पे गहराई में सोचें कि हमारी प्रगति, क्या हम बर्बरता से सभ्यता की ओर बढ़ रहे हैं, तो यही समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, प्रोग्रेसिव सोसाइटी की बात कर रहे हैं, ये भी प्रोग्रेसिव का पार्ट है। कि क्या हम बर्बरता से, ये जो आप बात बोल रही हैं, ये सब बर्बरता के उदाहरण हैं। तो ये तो सीधे सीधे बर्बरता के उदाहरण है, तो हम सभ्यता की तरफ बढ़ना, तो हमारा, अगर हम प्रोग्रेसिव होना चाहते हैं तो हमें तो सभ्यता की तरफ बढ़ना ही पड़ेगा। इसमें में सोच का खुलापन भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा एक फैक्टर हो सकता है। इसी से जुड़ा मैम मेरा एक सवाल है कि हम विकास की बात करते हैं, यूँ तो विकास के मैम बहुत से मापदंड है, हम शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, आपके अकॉर्डिंग व्यक्तिगत तौर पे विकास के क्या क्या मापदंड आपको उत्तराखंड के लिहाज में लगते हैं? देखिए, बहुत पहले मैं जब यूनिवर्सिटी में थी तब मुझसे एक सवाल पूछा गया था किसी ग्रुप डिस्कशन में कि एक अर्बन शहर, अर्बन सेंटर कैसा होना चाहिए। तब मेरे दिमाग में एक ख्याल आया था कि एक शहर, एक प्रदेश, एक समाज ऐसा होना चाहिए जो आपको स्वच्छंद रूप से प्रोग्रेस करने दे। वो सब कुछ उसमें आ सकता है अगर वो मेरे मूवमेंट को ना रोके। अगर मैं यहाँ से क्लॉक टावर तक जाना चाहती हूँ और रात में काम करके आना चाहती हूँ, तो क्या मेरे लिए बस उपलब्ध है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट उपलब्ध है, वो भी प्रोग्रेसिव में आएगा। और अगर मैं देर रात लौटूंगी तो मेरे पड़ोसी क्या मुझे आने देंगे और मुझ पे सवाल नहीं उठाएंगे। अगर मैं किराए के घर पे रहती हूँ तो मेरे मकान मालिक के सवाल उठाएंगे। ये भी प्रोग्रेसिव रूप में आता है। तो हमारे जो हमारा परिवार है वो एक माइक्रोकॉस्म है पूरे देश का, पूरे समाज का। तो हमें देखना होगा कि हमारे घरों के अंदर क्या हो रहा है, कि क्या अभी भी आप घरों में लड़कियों को बाहर जाने दिया जा रहा है, उनसे क्या जैसे अभी ऑनलाइन पढ़ने का माहौल था, तो क्या आपने अपने घर में बेटी से सब्जी काटने को बोला जब उसका ऑनलाइन क्लास चल रहा था? तो ये सब हम लोगों को सोचना होगा कि हमने अपने लड़के को क्या बोला और हमने अपनी लड़की को क्या बोला। हमें पानी पीना होता है तो हम किससे पानी मांगते हैं? अभी भी अगर हम थोड़ा बहुत घर का काम कर लेते हैं तो क्या हम ये शब्द यूज करते हैं कि हम अपने वाइफ को या अपनी माँ की मदद करते हैं? मदद करना और काम बराबर में बटा होना दोनों अलग अलग चीज़ है। तो ये बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, बहुत गंभीर सवाल हैं, और हम अपनी ही लाइफ में, अपने परिवार में, हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में झांक के देख सकते हैं। तो हमारा समाज, हमारा घर परिवार, हमारा देश, हमारा राज्य, हमारा शहर हमारे मूवमेंट को कितना रोक रहा है और हमारे मूवमेंट को कितना फैसिलिटेट कर रहा है।
ये इंडिकेशन होगा प्रोग्रेस का। यानी किसी काम को किसी जेंडर के या लिंग के आधार पर जो है ना निर्धारित कर कर किसी भी क्षेत्र के लोगों को, या फिर अगर हम बात करें जिस हिसाब से हम जेंडर की, फीमेल्स की बात कर रहे थे, उनके लिए एक काम का कैटेगरी बनाना कहीं ना कहीं विकास का या प्रोग्रेसिव का कोई मापदंड नहीं हो सकता। एक सवाल मैम, अभी हमने महिलाओं की बात करी, अगर युवा वर्ग की बात करें, अगर युवा वर्ग राजनीति में एक्टिव होता है, पॉलिटिक्स में एक्टिव रोल दिखाता है, जैसे हम छात्र राजनीति भी देखते हैं, एक वर्ग युवा का वो भी है जो नोटा का बटन दबाने में विश्वास रखते हैं, आपके सही मायनों में कैसे जो है युवाओं को अपना प्रतिनिधि चुनना चाहिए? मेरे ख्याल से तो सबसे पहले मैं, क्योंकि लेखक हूँ, तो मुझे ये कहना ज़रूरी लगता है आपके इससे, स्टेज से, इस प्लेटफॉर्म से, कि लोगों को एक तो पढ़ना बहुत चाहिए। बिल्कुल। सब कुछ जो कुछ अच्छा लगे, अपने दिमागी विकास से ही हम सब कुछ बेहतर कर सकते हैं। हमें जब तक समझ में हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री क्या है, हमारा समाज फिलॉसफी क्या है, कुछ भी जहाँ से भी शुरू करना चाहें, मुझे लगता है कि लोगों के घरों में, क्या आपके घर में किताबें हैं जो आप पढ़ते हैं, मुझे लगता है मानसिक जो डेवलपमेंट है वहाँ से जब यूथ शुरू होगा, तभी आप अपने नेताओं को बेहतर चुन पाएंगे। आपको शब्द मिल जाते हैं अपने ख्यालों को समझने के लिए। जब आपके पास शब्द नहीं होते हैं तो आपको समझ में भी नहीं आता है कि जो मुझे महसूस हो रहा है वो क्या है। क्या मुझे ठगा हुआ सा महसूस हो रहा है? क्या मैंने इतनी सारी फीस दी है? मेरे क्लास में क्या इनफ नंबर ऑफ टीचर्स हैं जो मुझे पढ़ाते हैं? तो ये सारी चीज़ें, ये बहुत, इसके बहुत जनरल आंसर्स भी हो सकते हैं इन सवालों के, लेकिन मैं बार बार प्रोग्रेस को, प्रगति को, हर चीज़ का उत्तर मेरे हिसाब से दिमागी प्रगति से है, कि आपके दिमाग की प्रगति कितनी हो रही है। तो युवाओं से तो मैं यही कहना चाहूँगी, मैं भी अपने आप को युवा कैटेगरी में ही, हमारे उसके हिसाब से, पॉलिटिक्स के हिसाब से मानूंगी ही। तो हम सबको बहुत पढ़ना चाहिए, हम सबको दूसरे देशों की पॉलिटिक्स पढ़नी चाहिए, हमारी हिस्ट्री के बारे में पढ़ना चाहिए। पढ़ने से सेंसिटिविटी आती है, और फिर हमें अपने नेताओं को समझना चाहिए और उनसे सही, स्पष्ट, कठिन सवाल पूछने चाहिए। एक सवाल मैम, जिस हिसाब से आपने कहा कि पढ़ाई से ही कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो है सवाल पूछने की कैपेसिटी भी होगी और कैपेबिलिटी भी होगी, एक विषय मैम ये था कि 2022 विधानसभा चुनाव जिस हिसाब से उत्तराखंड में आने वाले हैं, हम देखते हैं तमाम लोग जो हैं पार्टी का नाम लेते हैं, लेकिन प्रत्याशी का नाम कोई नहीं लेता। मैं जिस विधानसभा से हूँ, मुझे नहीं पता कि कौन से प्रत्याशी वहां पे खड़े हैं, लेकिन मुझे पता है कि कौन सी पार्टी को मुझे वोट देना है। इसे कितना गलत मानती हैं? ये बहुत गलत है, बिल्कुल, ये बहुत गलत है। ये यही दर्शाता है कि हमें नहीं जानना कि हमारे लिए क्या किया जाने वाला है, हमें इससे मतलब नहीं है। हमें इस बार कहीं, ये बहुत ही एक उदासीनता की भावना मेरे अंदर लाता है ये सोचकर कि हम जानना ही नहीं चाहते हैं कि हमारी सड़क बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है। सही बात। अगर हम जानना चाहते तो, या हो सकता है हमें ये उम्मीद ही नहीं रह गई है कि हमारी सड़क बनेगी भी, क्योंकि अगर उम्मीद होती तो हमारे दिल में ये खुशी आती, जैसे बच्चे को आती है जब कि ये वाला कोर्स की मेरी नई किताब मिली है, ये कौन सा टीचर मुझे पढ़ाएगा, तो ये शायद ये जो सड़क बनने की जो उम्मीद मैं रखती हूँ, ये कौन ठीक करेगा। तो मैं उस व्यक्ति को ढूंढूं, मैं उस व्यक्ति से पूछूं कि क्या ये आप ठीक करेंगे, क्या मेरी गली से कूड़ा सही समय पर उठेगा। तो ये बहुत उदासीनता की स्थिति दर्शाता है कि शायद हम अब उम्मीद भी नहीं रखते हैं कि जो प्रत्याशी हैं कि ये काम कौन करेगा। तो ये बहुत गलत है। अगर मैम बात करें जिस हिसाब से अब चुनाव आने वाले हैं, तो एक जनता अपने प्रतिनिधि से क्या चाहती है, वो अपनी पार्टी से क्या चाहती है, आगामी जो सरकार आएगी उससे आपकी क्या क्या मांगे हैं? मेरी मांगे हैं कि देहरादून एक बहुत खूबसूरत शहर है, 20 साल हो चुके हैं, हमें इस शहर से बहुत, मतलब इस शहर की प्रगति से बहुत उम्मीदें हैं, और बहुत दुख होता है आसपास शहर का हाल देखकर। तो मांगे तो जो है, मैं चाहूंगी कि प्रत्याशी जाके पूछे लोगों से कि आपकी क्या मांगे हैं, एक लिस्ट बनाएं कि आपकी क्या मांगे हैं। ऑनलाइन, अब इसमें ये पैंडेमिक की वजह से जो ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हुई, वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ, बहुत कुछ शुरू हुआ। हम जैसे उम्मीद करते हैं कि औरतें काम करेंगी, तो औरतें जब काम करने बाहर जाती हैं तो उनके बच्चों का ख्याल कौन रख रहा है, वो अवेलेबिलिटी है या नहीं है, कम्युनिटी सेंटर्स हमारी सोसाइटी में है या नहीं है। उत्तराखंड में ड्रग्स की प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई है, तो हम युवाओं के लिए सिर्फ नशा मुक्ति केंद्र नहीं, उनके उस समय को
कि वो नशे में जो लोग ना जाएं, प्रिवेंटिव भी कुछ मेजर्स जो हैं कि उनको कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट के लिए हम क्या क्या दे रहे हैं, क्या हमारे यहाँ पार्क्स की सुविधाएं हैं, क्या हमारे यहाँ स्टेडियम्स की सुविधाएं हैं, क्या हमारे यहाँ कॉम्पिटिशन्स होते हैं, थिएटर होता है, कितने लोग उसमें भागीदारी ले रहे हैं। और ये सब स्वास्थ्य जो बेसिक चीज़ें हैं, नौकरी, स्वास्थ्य, कम्यूटेशन, मतलब ट्रांसपोर्टेशन के लिए देहरादून में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कोई बहुत बढ़िया सुविधा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं। रोड की समस्या बहुत है, चलने की जगह नहीं है, ट्रैफिक की बहुत प्रॉब्लम है कि यहाँ की देहरादून की अर्बन प्लानिंग बहुत ही खराब है। तो इस समस्याओं की मतलब और उम्मीदों की और की तो कोई सूची वो ख़त्म ही नहीं होगी। तो ये उनमें से कुछ चीज़ें हैं। इसी को उजागर करने का काम मैम कहीं ना कहीं आईपा करता है कि उन फैक्टर्स को निकाला जा सके जिनसे विकास डेवलप हो सकता है, उन मुद्दों को निकाला जा सके जिन पे कोई बात नहीं करता। इस प्रयास को आप किस तरीके से देखती हैं आईपा के, और अगर इस कोशिश के लिए आपका कोई मार्गदर्शन आईपा को मिल जाए, किन फैक्टर्स पे हमें काम करना चाहिए? एक तो मुझे आपके नाम से बहुत उम्मीद है, आपके नाम में प्रोग्रेसिव है, प्रगतिशील है, ये बहुत बड़ी चीज़ है, प्रगतिशील पॉलिटिक्स, तरक्की पसंद जिसको बोलते हैं। तो ये तो अपने आप में ही बहुत अच्छी चीज़ है। आप हर जगह हर बैकग्राउंड के लोगों से इंटरव्यू ले रहे हैं, उनको समझना चाह रहे हैं, आप उस माध्यम की तरह काम कर रहे हैं। अगर आप एक प्रत्याशी और वोटर के बीच का माध्यम, कि एक प्रत्याशी अगर ये इंटरव्यू देखे तो समझ सकेगा कि एक नागरिक को क्या चाहिए है, तो ये तो आप बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। मार्गदर्शन की जहाँ बात है, मेरे मन में एक बस ये ख्याल आता है कि आपको किसी प्रत्याशी और किसी नॉर्मल सिटीजन एक के बीच में एक इंटरव्यू ज़रूर करवाना चाहिए, कि आप माध्यम बन जाएं कि एक प्रत्याशी और एक सिटीजन आमने सामने बैठ के कठिन सवाल पूछ सकें, जहाँ पे मुझे उस प्रत्याशी से कोई डर नहीं हो, मेरा वो वोट मांगने आए हैं, वो कैमरे पे बता के दिखाएं कि वो क्या करेंगे। तो कठिन सवाल प्रत्याशी से पूछना, ये एक चीज़ और मेरे ख्याल से साक्षात्कार के रूप में किया जा सकता है। आईपा के साथ जुड़ने के लिए मैम धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। ये थी आदिति जी हमारे साथ, जो पेशे से लेखिका हैं। इन्होंने विभिन्न मुद्दों पर हमसे बातचीत करी, साथ में बताया कि जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर आप जागरूक नहीं हैं, अगर हम किसी युवाओं की बात करें तो लाठी और डंडा ही कहीं ना कहीं आपके हाथ में दिखाई देगा, जिसमें झंडे से प्रचार प्रसार करते हुए आप दिखाई देंगे, लेकिन डिग्रियां और रोजगार की बात आप नहीं कर सकते। फिर आपको जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, और अगर आप जागरूक होंगे तभी जो है हम इन तमाम जो फैक्टर्स है जिसको लेकर आईपा बात करता है उसे खत्म कर सकेंगे। अगर आईपा का ये प्रयास आपको अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।